मीन आर्टेरियल प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब इसको डिफाइन करते हैं कि ये एवरेज प्रेशर है इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वन फुल कार्डियक साइकिल, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल दोनों शामिल होंगे। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर तो मीन आर्टेरियल प्रेशर हमारा लेस देन 60 मिलीमीटर मरकरी होता है तो हमें ये पता है कि बॉडी के अंदर CNS इस्कीमिक रिस्पांस जनरेट होता है। अगर ये मोर देन 60 होगा तो बेरो रिसेप्टर रिस्पांस क्रिएट होगा। मीन आर्टेरियल प्रेशर पेशेंट का हम कैलकुलेट तब करते हैं जब पेशेंट को ट्रॉमा होता है या हेमरेज होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड उसका निकल चुका है, तो उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर हम देखेंगे कि अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो रहा है तो फिर ऑर्गन्स के अंदर हाइपोपरफ्यूजन के चांसेस होते हैं। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर हम कैलकुलेट एक फार्मूला ये है कि 2/3 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्ज़ाम्स में ये बार बार आता है कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको आपने लाजमी पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्लिंग कर्व है। स्टार्लिंग कर्व को आपने समझना ऐसे है कि हमारे पास जो कार्डियक सार्कोमियर होता है उसमें ये हमारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं, बीच में मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं और ये हमारी क्रॉस ब्रिजिंग के साथ इसके साथ लगे होते हैं, जुड़े होते हैं। अब जितना प्रीलोड ज़्यादा आएगा, यानी कि जितनी हमारी वीनस रिटर्न ज़्यादा आएगी, हार्ट के मसल जो हैं उतना ही ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे। जितना ब्लड, अगर ब्लड पहले इतना आ रहा था तो हार्ट इतना था, अब ब्लड ज़्यादा आ गया, वीनस रिटर्न ज़्यादा आ गई है, तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच होने की वजह से ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी ज़्यादा जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा आता है, ताकि जो पीछे से प्रीलोड आ रहा है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके और सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज सकें। अब इसको पढ़ लेते हैं कि हमारे पास स्टार्लिंग कर्व में वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो कि प्रीलोड होता है वो एक्स एक्सिस पे है, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कार्डिक आउटपुट जो है वो वाई एक्सिस पे है। जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता जाएगा नॉर्मल में, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है यानी हमारी वीनस रिटर्न बढ़ती जा रही है, प्रीलोड बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से मसल में स्ट्रेच भी बढ़ता जाएगा। स्ट्रेच बढ़ेगा तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई है। हार्ट फेलियर में ऐसे नहीं होता। हार्ट फेलियर में हमारा प्रीलोड बढ़ता जा रहा है, एक हद तक तो हार्ट कॉम्पनसेट करेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ाएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके उससे ज़्यादा कार्डिक आउटपुट बढ़ नहीं सकेगी और वीनस रिटर्न जो है हमारा ज़्यादा होता जाएगा, कार्डियक आउटपुट उसके हिसाब से कम रहेगी। इसी वजह से हमारे हार्ट में कंजेशन शुरू हो जाती है और प्लूरल इफ्यूजन और पल्मोनरी एडीमा होना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज में भी ऐसी कि हमारी एक्सरसाइज में क्योंकि एंडास्टोलिक वॉल्यूम हमारा ज़्यादा आ रहा है तो उसी हिसाब से कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होती है, हार्ट रेट भी ज़्यादा हो रहा है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब पढ़ लेते हैं। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ द कार्डिक मसल फाइबर्स। ये हमें बात पता लगी कि जितना प्रीलोड ज़्यादा उतनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो मसल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा ऐसे स्ट्रेच हो रहे होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती किस वजह से? कैटाकोलामीन्स की वजह से, पॉजिटिव आइनोट्रॉप जैसे डोब्यूटामीन, मिलेरोन और डाइजॉक्सिन की वजह से। हमने कैटाकोलामीन्स का मैकेनिज्म पहले पढ़ लिया था कि कैटाकोलामीन्स बीटा 1 रिसेप्टर्स पे आके अटैच होते हैं, एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस होने के बाद कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़ होती है जो कि डीपोलराइजेशन करवाती है। इसी तरह पॉजिटिव आइनोट्रॉप जैसे कि डिजिटैलिस है, डिजिटैलिस सोडियम पोटेशियम ATPase को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बाकी सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर इनहिबिट हो जाता है। अब सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है जिससे डीपोलराइजेशन होगी और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कैसे होती है? या तो हम बीटा ब्लॉकर्स दे दें या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दें। बीटा ब्लॉकर से क्या होगा कि जब हमने एक बीटा ब्लॉकर लिया और वो यहाँ पर एक्ट करेगा, इस सारे प्रोसेस को वो हॉल्ट कर देगा। या फिर हमने कैल्शियम ब्लॉकर ले लिया, अब कैल्शियम ब्लॉकर जो होगा वो यहाँ पे कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़ को भी ब्लॉक करेगा, ये जो कैल्शियम इनसाइड द सेल डीपोलराइजेशन करवा रहा था इसको भी ब्लॉक करेगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को भी ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और हमारी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। ये ज़्यादातर हम हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं।